कोई भी अपराध को अगर आप उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मैंने लाखों केस अध्ययन किया है और मैंने पढ़ाए हैं। देयर इज ऑलवेज अ विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप। विक्टिम वो होता है या होती है जो कमजोर कहेंगे आप, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी सिचुएशन में वो वल्नरेबल हो जाती है या हो जाता है। उसी का फायदा दूसरा इंडिविजुअल उठाता है और क्राइम करता है। ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी विक्टिम जो है वो विक्टिम नहीं रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें कि एक औरत, मैं उदाहरण दे रही हूँ, घर में आए दिन झगड़ा कर रही है, अशांति कर रही है, हस्बैंड को परेशान कर रहा है, जैसे एक केस हो चुका है कि मेंटेनेंस मांग रही है। हस्बैंड परेशान होके या तो वो खुद आत्महत्या कर देता है या वाइफ को मार देता है। ऐसे भी हुए हैं कि हस्बैंड ने खुद मारा अपने को, अपने बच्चों को खत्म किया क्योंकि वाइफ वाज फाउंड मूविंग विद अनदर पर्सन। तो वहां पर जिस स्वयं की बात है कि मैं कौन हूं, जब वो बिगड़ने लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कौन, कोई कुछ नहीं हूं, मैं डिजेक्टेड हूं, मुझे फॉरसेकन किया गया है, वो इंसान को फिर आपका रोकना मुश्किल है। वो मेंटली इम्बैलेंस हो गया है। इसीलिए मैं रिपीटेडली बोलती हूँ द वल्नरेबिलिटी ऑफ ए सिचुएशन। एक सिचुएशन को कांस्टेंट रखिए, आप देखिएगा कि विक्टिम जब वल्नरेबल हो जाता है, एक इंडिविजुअल मेंटली इम्बैलेंस हो रहा है, वल्नरेबल हो रहा है, और दूसरा इंडिविजुअल उसी सिचुएशन को फायदे में लेके अपना क्राइम करता है। ये तो आप प्लेटफॉर्म बना लीजिए, क्योंकि क्राइम वैक्यूम में नहीं होती है। और बहुत समय क्राइम अंडर प्रोवोकेशन होती है, बहुत समय क्राइम प्लान्ड होती है, मेटिकुलसली प्लान। अब मैं केस में आ रही हूँ। ये जो आप श्रद्धा का देखिए, श्रद्धा के अभी ये नया केस मीरठ किया गया, तो हमारी आदत है जो मीडिया, सोशल मीडिया फैलाए हम उसी को पकड़ के चलते हैं। पर श्रद्धा के केस को मत भूलिए। श्रद्धा के केस में श्रद्धा वॉज बिलीविंग इन लिव इन पार्टनरशिप। वो जो है वो लोग भी नशा करते थे, इसमें क्लब्स में जाते थे, जिस लड़के के साथ रहते थे। वो जानती थी कि वो लड़का उसको परेशान कर रहा है, उसको मारता पीटता है, पर उसका कोई टर्निंग बैक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे पॉइंट पे आई, उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि मैं कौन नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मुझे नहीं चाहते हैं, मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैं कहाँ जाऊं। वो पुलिस में रिपोर्ट करती है, वापस उस लड़के के पास आती है, एंड दैट वेरी नाइट दैट बॉय किल्स हिम। हाँ, फिर उसी सिस्टम, अब मोडस ऑपरेंडी देखिए कि रिवेंज लेना, मारना। पैटर्न ऑफ क्राइम देखिए कि काट काट के टुकड़े करके सूटकेस खरीद के उसमें डालना, फिर उस सूटकेस को अलमारी में रख देना, फिर डेटिंग करना, उसके बाद एक टाइम लेके सूटकेस को जाके किसी नाले में फेंक देना। ना आप इसको क्या कहेंगे? मेरे साइकोलॉजी में इनको कहा जाता है प्राइमरी साइकोपैथिक। और ये साइकोपैथिक जो है, जो भी काम करते हैं बड़े प्लान्ड वे से करते हैं। इनकी इमोशन जो है, अगर आप हम लोग की साइकोलॉजी रूट में कहें, दे आर नॉट बैलेंस्ड। देयर आइडेंटिटी इज आई विल डू इट, आई एम ओके। ये जो एक है ना, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये वाले इन लोगों में आ जाता है कि आई एम ओके, मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और क्राइम होता है। इनको जो है सुधारना बहुत मुश्किल है, मान के चलिए, चाहे इनको कोई भी जेल में डाल के काउंसलिंग करें, इनको ये नहीं सुधरेंगे। साइकोटिक जो भी सुधर जाते हैं, साइकोपैथिक नहीं सुधरते। रही आप ये देखिए सिचुएशंस में, फिर से दूसरे तीन से केसेस में जा रही हूँ। ऐसा है, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साइकोटिक। हम्म। साइकोटिक जो होते हैं इनको वाकई आप कह सकते हैं पांडे जी की दे आर मेंटली इल। हम्म। ठीक है, इनको बाकायदा आप ट्रीटमेंट करें, इनको काउंसलिंग करें, इनको ट्रीटमेंट करके, इनको थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट करें, ये बदलेंगे। हम्म। पर साइकोपैथिक नहीं बदलते हैं। साइकोपैथिक हमारे और आपके बीच में घूमेंगे। मेंटल इम्बैलेंस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, इसको जरा ध्यान से सोचिए आप लोग सब, कि मैं कह रही हूँ इनकी आइडेंटिटी क्या बनती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आई एम ओके। और ये हंसते हंसते गले में छुरा मारेंगे, काटेंगे, टुकड़े करेंगे, पीट करेंगे, दे हैव नो रिग्रेट, क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होती। ये कोई काम करने में इनका हाथ नहीं कांपता है। और इनका जो है
ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने सारे क्रिमिनल्स आप जेलों में देखेंगे, ये लोग हार्ड कॉर क्रिमिनल्स है, ये क्रिमिनल करियर लेके चलते हैं, बाहर निकलेंगे फिर मार देंगे। इनको केवल वल्नरेबल लोग चाहिए, कौन उनके ट्रैप में आता है। ठीक है, जी। श्रद्धा के केस में ऐसे ही हुआ, और ये जो अभी रिसेंट मेरठ का केस जो सेंसेशन कर रहा है उसमें भी ये हुआ। अब मैं देखिए दूसरी तरफ एंगल भी कर रही हूँ सबके लिए, सुनिए। श्रद्धा केस में श्रद्धा हर्सेल्फ विक्टिम बनी, और इसको हम लोग कहते हैं इंस्टिगेटर एंड परपिट्रेटर टू क्राइम। श्रद्धा जो भी झगड़ा हो रहा था आपस में, शी शुड हैव गॉन अवे, कहीं और चली जाती, वो वापस आई। वापस आने के मतलब तुमने इंस्टिगेट किया उसको क्राइम करने के लिए, और उसने क्राइम किया, अब तुम विक्टिम बन गई। वाह। अब ये वाला केस लीजिए, मेरठ वाला। मेरठ वाले केस का देखिए कि वो लड़का जो हस्बैंड था, जानते हुए कि उसकी वाइफ ड्रग एडिक्ट है, वो लंदन में काम कर रहा है, बार बार आके वाइफ को ले जाना चाहता है, वो छोड़ दे रही है, चली आ रही, मूविंग विथ अनदर पार्टनर, येट ही वेंट ऑन। इसको लव कहेंगे, इन्फैचुएशन कहेंगे, या फूलिशनेस कहेंगे। ही himself became the victim of this crime। विक्टिम तो बना, पर मैं कहूंगी यहाँ पे कि इतना इग्नोरेंट, और मेरी स्टूपिड बोलूंगी मैं, कि ही हैज इंस्टिगेटेड दिस क्राइम अगेंस्ट हिम। पैटर्न ऑफ क्राइम देखिए, वही है, काट पीट के बक्से में भर देना। ये लोग साइकोपैथिक्स तो है, अमटीन केस। आप कहेंगे सोशल मीडिया का कुछ चल रहा है, हाँ, लर्निंग इज देयर, पर सोशल मीडिया के लर्निंग तो सभी लोग देखते पांडे जी, व्यूअर्स बैठ के। अगर लड़का ये जाने कि मेरा घर संसार मुझे कहता है कि ये सब चीजें मत देखो, मुझे कुछ और कंस्ट्रक्टिव करना है, तो मैं क्यों डिस्ट्रक्टिव चीजों को देखूं? वो नहीं देखेगा। इसको कहते हैं, एक दिन मैंने आपसे कहा था पांडे जी, इरोडिंग ऑफ वैल्यूज इन अ फैमिली स्ट्रक्चर। इरोडिंग ऑफ वैल्यूज इन अ फैमिली स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हो रहा है कि आप किसकी तरफ उंगली उठा के बोलेंगे तुम गलत हो। मैं तो जो है बच्चों को नहीं बोलेंगे, कोई भी बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर तो कहता नहीं है मैं क्राइम करूंगा, या ये भी नहीं कहता है मैं नशा करूंगा। पर क्यों कर रहा है? क्यों? उसको जो वो अटैचमेंट नहीं मिल रही है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं। ये जो तीन चीजें हैं पांडे जी फैमिली में, लव, ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, ये जब तक नहीं रहेगा फैमिली में, फैमिली नहीं बनेगी। और यही जो है आजकल के बच्चे, जैसे अभी आप तिवारी जी ने क्या कहा कि बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियरिंग में और मेडिकल साइंस में डाल दिया जा रहा है विदाउट आस्किंग कि तुमको क्या चाहिए। थैंक यू डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। और क्योंकि आपकी एक बात समझ में आती है, सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा डिफेंड कर लिया है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक बहुत फिल्म का बढ़िया। हाँ, एक फिल्म का गाना मुझे याद आ गया था कि अगर नशा शराब की अगर नशा बोतल में होता तो नाचती बोतल। तो नशा तो बोतल में होता नहीं, शराब के कंटेंट में है और मन में है। कुल मिला के ये है। तो सोशल मीडिया को आपने अच्छा डिफेंड कर लिया यहाँ पे कि सोशल मीडिया अगर इतनी बुरी होती तो सारे लोगों को बुरा हो जाना था, सारे लोग को मूवी देख के क्राइम कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ही करते हैं। तो माइंड को दूसरे एंगल से भी समझे। और डॉक्टर अनिल को थोड़ा सा जोड़ लेता हूं मैं यहाँ पे। डॉक्टर अनिल जी, शुरुआत जो मैडम ने की, एक तो दो प्रकार के लोगों की बात की, एक साइकोटिक होते हैं और एक साइकोपैथेटिक होते हैं, साइकोपैथिक होते हैं। ये दो लोगों की बात कही। एक मेंटल इल होते हैं जिन्हें शायद आप लोग ठीक कर सकते हैं कुछ दवाइयों से या कुछ थेरेपी के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि साइकोपैथिक कहा मैडम ने, वो कभी बदलते ही नहीं है और वो अक्सर क्राइम करते हैं। सोशल मीडिया पे लेकर के डॉक्टर साहब कई बार बात होती रहती है और लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को बिगाड़ रहा है। मगर ये बात यहाँ पे भी मैडम ने बड़ी अच्छी उठा दी, अगर सोशल मीडिया बिगाड़ता तो बहुत से लोगों को बिगड़ जाना था, लेकिन कुछ तो वहां लोग सीख भी रहे हैं। फिर एक बात और आ गई है, माइंड में ले चलता हूँ। आप भी अक्सर बात करते हैं कि लोगों की श्रद्धा वाले केस में सान्याल मैडम ने कहा कि आइडेंटिटी खत्म हो गई थी उसकी। तो क्या आइडेंटिटी खत्म होना भी लोगों को क्रिमिनल और विक्टिम बनाती है? ये दो तीन पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ डॉक्टर। बिल्कुल सही बातें हो रही हैं, और सही बातें ही क्या, ये बातें बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात करेंगे तो शायद तभी समाधान निकलेगा। जिस तरीके से समाज जा रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हम सब चिंतित हैं, व्यथित हैं।
क्योंकि ऐसे में हम भी नहीं रह पा रहे हैं उस समाज में। और मैडम ने कहा साइकोटिक एंड साइकोपैथ, मैं यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ूंगा जो हमने साइकेट्री में पढ़ा था, वो है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक और साइकोटिक में डिफरेंस इतना होता है, न्यूरोटिक को पता होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और कोई समझाता है तो समझ जाता है, और या वो नहीं भी समझता तो भी उसे पता था गलत कर रहा हूं। साइकोटिक वो होता है जो कर रहा होता है गलत, और उसे पता भी नहीं होता और वो मानता भी नहीं है। लेकिन साइकोपैथ उसके भी ऊपर की पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही विकृत मानसिकता का पर्सन है, और जो ऐसे ऐसे क्राइम कर रहा है जो एक नॉर्मल साइकोटिक पर्सन या न्यूरोटिक पर्सन भी नहीं कर सकता। जैसा ये केसेस में जो देखने को मिलता है, जो अपने को ये हैरान करने वाले केसेस होते हैं जिसमें मर्डर करके टुकड़े कर दिए, ड्रम में डाल दिए, ये साइकोपैथ पर्सनैलिटी है। लेकिन बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे क्राइम जो एक दूसरे को मार देते हैं, सड़क पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, साइकोटिक ही तो है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके भी नीचे के जो क्राइम हो रहे हैं, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सड़क के ऊपर, है ना, मोहल्ले में, सोसाइटी के अंदर, रिश्तों के अंदर, घर के अंदर वायलेंस जो हो रहा है, बच्चों के बीच में इम्पेशंस हो रहा है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर चीज बस केवल क्राइम के लेवल पे ही ठीक होने की कोशिश की जा रही है, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये जो न्यूरोटिक न्यूरोटिक पर्सनैलिटी हम सब बनते जा रहे हैं, हम सब। और मैडम ने कहा आइडेंटिटी की बात, बहुत सही बात कही। कमलेश तिवारी जी ने बात कहा कि एथिक्स और मोरालिटी खत्म हो गई है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। शारदा प्रसाद सर ने भी बहुत अच्छे अच्छे चीजों पे बात किया। तो मैं केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि आज का जो समय है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो केवल ब्रेन और बॉडी की बात करता है। या तो हम बात कर रहे हैं बॉडी और ब्रेन की बीमारियों की, बिहेवियर्स की, या हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। लेकिन यहां पर जरूरत है वैदिक फिलॉसफी की, क्योंकि वैदिक फिलॉसफी हमें ब्रेन, बॉडी और माइंड के बियॉन्ड दो चीजें और बताता है, वो है आपकी इंटेलेक्ट और वो है आपकी सोल। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस बताता है कि ह्यूमन बीइंग एक बॉडी है, एक ब्रेन है, और एक उसका सॉफ्टवेयर है माइंड। और उस माइंड के अंदर वायरस आ जाते हैं जिसे हम कह रहे हैं मनोरोग या मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसका फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कंसल्टेशन या दवाइयों के द्वारा या कुछ थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इन चीजों के बावजूद पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्राइम और साइकोलॉजिकल क्राइम्स और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज और सबसे गुजर रहा है। लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान कुछ अलग ही प्रोस्पेक्टिव देता है। वो कहता है कि माइंड के ऊपर एक लेयर और है, जो है विज्ञान में कोश, जो है बुद्धि, और उसके ऊपर है हमारा आनंदमय कोश, जिसको हम कहते हैं सोल। ये दो कोश के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ये दोनों कोश को हम भूल चुके हैं। जो हमारे एथिक्स हैं, जो राइट और रॉन्ग की बात है, वो किसके अंदर है? विज्ञान में कोश के अंदर। जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, जो हम एक दूसरे के प्रति कनेक्शन फील करते हैं, कंपैशन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, सोल के ऊपर फील करते हैं। लेकिन आज हम सोल से डिस्कनेक्टेड हैं, इंटेलेक्ट से, और उसकी नॉलेज भी नहीं है हमें, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ना सोल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना इंटेलेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, माइंड के बारे में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में थोड़ी सी बात हो रही है, और मीडिया पे अपन बात कर रहे हैं कि लेट्स टॉक मेंटल हेल्थ। लेकिन नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल हेल्थ, कि हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी कुछ है क्या। नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ, जबकि WHO खुद कहता है हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, जिसमें इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात की गई है। तो अगर हम वैदिक फिलॉसफी को प्रेजेंट में फिर से लेकर आए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। आज की डेट में मेंटल जो लेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे वायरस आ रहे हैं। ये वायरस मतलब क्या? इसकी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? जैसे इस मोबाइल में अगर गलत प्रोग्राम डाल दिए जाए तो ये गलत तरीके से चलेगा। इसी प्रकार से जो आज का बच्चा है, उसके अंदर सही प्रोग्राम जो डाले जाते थे, वो डाले जाते थे पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। लेकिन आज की डेट में यही पेरेंट्स है और यही टीचर है, क्योंकि इसके साथ वो टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है, और यहां से सोशल मीडिया मीडिया जो प्रोग्राम दे रहा है, वही उसे वो राइट और रॉन्ग मान रहा है। तो पहला पार्ट ये है कि माइंड के ऊपर की जो लेयर है, इंटेलेक्ट, जिसमें हम कहते हैं राइट और रॉन्ग पता होता है, जिसके अंदर एथिक्स है, जिसके अंदर मोरालिटी है, वो हम सबकी आज डाउन जा रही है एकदम। क्योंकि उसके लिए ना तो वो राइट नॉलेज मिल रही है, ना उन राइट चीजों के बारे में कहीं पर डिस्कशन हो रहा है। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में वो चीजों की बात ही नहीं हो रही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इतना ज्यादा ओवरलोड हो रहा है
या तो वो ब्रेन और बॉडी की बात हो रही है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी, या माइंड के लेवल पर बहुत सारी चीजें उनके अंदर में भर दी जा रही हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिल रही। फिर वो बच्चा कहाँ से लेगा? और बच्चा जब बड़ा हो रहा है फिर उसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, सोसाइटी के अंदर उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जितनी उसको मिलनी चाहिए, इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि हमें सिखाया जा रहा है कि 2 मिनट में सब कुछ तैयार चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट सक्सेस। अब ऐसे में जब ये स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस से दूर होने के लिए या दूसरों की देखा देखी फिर वो नशे का शिकार हो रहा है। नशा फिर कहाँ पे काम कर रहा है? इंटेलेक्ट को टोटली बंद कर देता है और माइंड को बहुत हाइपर कर देता है। और ऐसे में वो नशे में आके जब वो कुछ अपराध कर रहा है फिर उसे समझ भी नहीं आ रहा कि उसने अपराध कर दिया, वो साइकोपैथ बन जा रहा है। क्योंकि ऐसे अपराध पहले नहीं होते थे, बहुत रेयर होते थे, जो आजकल देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि बातें करना तो जरूरी है, लेकिन बातों के साथ साथ समाधान भी जरूरी है। मैं तो केवल एक ही चीज की एडवोकेसी कर रहा हूं कि हमें वापस अपने वैदिक सिस्टम को लाना होगा। और वैदिक सिस्टम का मतलब धार्मिकता नहीं है भाई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितनी भी चीजें हैं इसमें राइट वे में स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझाया जाए। आज की डेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन जो आगे आ रहा है, रिलीजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, धार्मिकता ला रहा है, लेकिन रिलीजन को एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि लोगों के अंदर मोरालिटी डेवलप हो, एथिक्स डेवलप हो, स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन डेवलप हो। तो जितने भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्कूल कॉलेजेस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब बच्चे उस चीजों को समझेंगे और इसे एक साइंटिफिक वे में समझाना होगा। आज का युवा वर्ग हमारे वैदिक विज्ञान से, इंटेलेक्चुअल से, सोल से, आत्मा, परमात्मा, ये शब्दों से दूर भागने लग गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कर्म कांड ढकोसले हो रहे हैं। लेकिन वही बच्चा साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉजिकल थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, बायोफील्ड, टेक्नोलॉजी उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर रहा है, क्योंकि हमने अपना जो मॉडल है, हम ह्यूमन बीइंग, हम कौन है? शुभ्रा मैडम कह रही थी हु एम आई। यस, मैं भी यही क्वेश्चन पूछते आया है, बट एमबीबीएस एमएस करने के बाद भी मुझे इसका आंसर नहीं मिला, हु एम आई। तो मैं किससे जाके पूछूं? धर्म गुरुओं से पूछा, नहीं समझ में आया। फिर जब मैंने वैदिक विज्ञान को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैं 5 कोश हूं, और मैं अभी तक केवल 2 कोशों में जी रहा हूँ, फिजिकल बॉडी और माइंड में जी रहा हूँ। मेरे पास इंटेलेक्ट है, मेरे पास सोल है, जिसको मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तब मुझे समझ में आया कि यस, हम अपने अस्तित्व से अनजान हैं, इसीलिए परेशान हैं, और यह अस्तित्व हमें कोई सिखा नहीं रहा है। पॉजिटिव हेल्थ जोन में जब कोई बच्चा मेरे पास सुसाइड के केस को लेके आता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, जीवन का कोई पर्पस नहीं रहा, ओल्ड एज के लोग सुसाइड करना चाह रहे हैं क्योंकि पर्पस ही नहीं है, पैशन ही नहीं है जीवन में, और परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो क्यों सुसाइड नहीं करेगा वो? अब ऐसे में जब उसे समझाया जाता है कि सोल का एक पर्पस है, आपको एक सोल है, सोल इस जीवन में जीने के लिए आई है, एक्सपीरियंस लेने के लिए आई है, एग्जाम लेने के लिए आई है, और उसे एग्जाम क्लियर करते जाना है और सर्टिफिकेट लेके जाना है, पास होने के जाना है ऊपर। अगर आप आधा अधूरा एग्जाम लेके जाएंगे, सप्लीमेंट्री लेके जाएंगे, वापिस आना पड़ेगा, तो उसका परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है सुसाइड को लेकर। वो कहता है अच्छा, इसी बात तो मुझे कहीं से ने बताई नहीं, आप कैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने देखा है क्या? मैंने कहा मैंने देखा नहीं है, बट ये वैदिक विज्ञान में लिखा है, मैंने वैदिक विज्ञान को पढ़ा, मैं उसे मॉडर्न वे में समझा रहा हूँ तुम्हें स्कूल कॉलेज के हिसाब से। तो वो बोलता करना क्या है, क्या है मेरे जीवन का मकसद? क्योंकि मीनिंग ऑफ लाइफ उसे समझ ही नहीं आ रहा है। बचपन से सिखाया गया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ और इंजॉय करो, और इंजॉय उसे कर नहीं पा रहा है, वो स्ट्रेस आ रहा है। और दारू में उसको करके देख लिया, दारू पी लिया, सुट्टा पी लिया, ड्रग्स पी लिया, अब उसके बाद भी क्या? कुछ नहीं। या तो वो नए नए खुरापात करेगा, या उसे डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं है आज सोसाइटी के अंदर। तो मुझे लगता है कि वापस हमारे वैदिक विज्ञान को स्पिरिचुअल वे में लाने की जरूरत है, ताकि ये युवा वर्ग एक सही डायरेक्शन में जा सके। अदरवाइज क्राइम को रोकने के लिए जितने जजेस हैं, पुलिस हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उस तरीके से उतने हमारे पास कोर्ट्स नहीं है, उतने हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वे में अगर स्पिरिचुअल को सही डायरेक्शन में एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए, और केवल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस हमारे वैदिक विज्ञान में वो क्रियाएं हैं जो चेतना को जागृत कर देती हैं। हमारे वैदिक विज्ञान में वो चीजें हैं जो माइंड को क्रॉस करके इंटेलेक्ट पे पहुंचा देती है। एक सेशन पर्सन को अगर योग निद्रा में ले जाके, डीप मेडिटेशन में ले जाके उसे सोल के लेवल पे ले जाते हैं, इंटेलेक्चुअल के लेवल पे आते हैं, उसको भगवान फील करवाते हैं, तो आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इमीडिएटली बोलता है सर यस, कुछ तो है जो मिसिंग है, जो मैं आज समझ पा रहा हूँ।
डॉक्टर अनिल, यहाँ पे दो विषय पूछूंगा। एक तो आपने ओल्ड एज की बात ली, जबकि डॉक्टर शारदा प्रसाद ने भी और डॉक्टर मधुलिका शर्मा ने भी चिंता व्यक्त की ओल्ड एज जा रहे हैं क्राइम की ओर। स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि वो तो अकेले रह ही रहे हैं, उनमें एकाकीपन है, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके आप उनका एकाकीपन कैसे दूर कर पाएंगे, अगर हम इस अध्यात्म की बात कर रहे हैं? वन सेकंड, जिन तीन पॉइंट की बात की, साइकोटिक, साइकोपैथिक और न्यूरोटिक की जो आपने बातें की तीनों की, क्या ये जो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और योग निद्रा है, इन पे कारगर होगा? देखिए, ये वर्ड्स नहीं है केवल। स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड, फैंसी वर्ड हो, मेडिटेशन एक फैंसी वर्ड है। हम वर्ड्स के फेम में नहीं समझना चाहते। ये कोई थेरेपी नहीं है कि एक मेडिटेशन करा दो तो एक जो क्रिमिनल है वो ठीक हो जाएगा। ये फिलॉसफी है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विज्ञान है। जब तक मुझे ये पता ही नहीं रहेगा इस मोबाइल को यूज कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर है, तो इस मोबाइल से मैं परेशान रहूंगा। आज इंसान को यही नहीं पता कि मेरी टेक्नोलॉजी क्या है, मेरे अंदर एक इंटेलेक्ट है, कैसे मैं अपने माइंड से ऊपर जाऊं। ये सारी बातें जो मैं आज बोल रहा हूँ शायद बहुत सारे लोगों को भी नहीं समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी, बीइंग ए डॉक्टर होने के बावजूद। लेकिन जैसे जैसे मैंने वैदिक विज्ञान को एक्सप्लोर करना शुरू किया और क्रियाओं से गुजरा, मैं फिर कह रहा हूँ क्रियाएं, प्रोसेस। जैसे ही आप एक मेडिटेशन के 2-3 सेशन, 21 दिनों तक मेडिटेशन कोई भी व्यक्ति करता है ना, तो उसकी समझ अपने आप ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि इंटेलेक्ट एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ये एक लेयर है हमारी, और उस लेयर में जैसे ही एनर्जी पहुंचती है तो हमारे को एक नया परसेप्शन आ जाता है, नई इंसाइटफुल थिंकिंग आ जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। लेकिन आज नेगेटिव मेडिटेशन हो रहा है। नेगेटिव मेडिटेशन मतलब क्या? कि हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? वेब सीरीज पर, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया। और वहां पर क्या है? इस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग। तो जहां ध्यान जाएगा वहीं पे एनर्जी जाएगी। आज हमारा माइंड हाइपर एक्टिव है, प्रोग्राम नेगेटिव है, बिहेवियर अपने आप गड़बड़ होंगे। जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी को केवल थ्योरेटिकल में नहीं, प्रैक्टिकल वे में लाएंगे, और रिलीजन से ऊपर, कि कोई भी रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन का पर्सन हो, हम हिंदू और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल स्पिरिचुअलिटी, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जो हम बात कर रहे हैं, कि वो एक चेतना है। उस चेतना के साथ हमारी सोल एक क्वांटम पार्टिकल है, और उसके बाद इंटेलेक्ट, सही और गलत का हमारे पास सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये तीन चीजें बंद पड़ी हुई हैं, और हम लोअर सॉफ्टवेयर से एक्टिव हो रहे हैं। और ये लोअर सॉफ्टवेयर हाईजेक हुआ पड़ा है बाहरी दुनिया से, जिसकी वजह से इसमें गलत बिहेवियर्स आ रहे हैं, गलत हैबिट्स आ रही हैं, और बॉडी एक शिकारी की तरह, बॉडी तो एक शिकार है, माइंड शिकारी है, उसको डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। समाज उसको, जो ये अपराध बढ़ते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अर्चना देसाई, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी? जाते जाते बोल जाइए सर, प्रोफेसर अर्चना दासी का क्वेश्चन है, बच्चा स्पिरिचुअलिटी कैसे समझेगा डॉक्टर अनिल? एक बच्चा जो है, हम्म। बड़े बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और क्या क्या चीजें नहीं पढ़ रहा है, अगर हम बच्चे के सामने बैठ जाए ना, तो जो जो चीजें वो सीख सकता है हम भी नहीं सीख सकते। मैं तो हैरान हूं बच्चों की नॉलेज और आईक्यू लेवल देख के। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कैसे सीखेगा, प्रॉब्लम ये है कि सिखाने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, जो बच्चा दैट्स इट। साइन थीटा कॉस थीटा सीख सकता है वो स्पिरिचुअलिटी के तो पूरा मास्टर बन जाएगा, लेकिन सिखाने का सिस्टम ही नहीं है, तो हम कैसे करें? अर्चना मैम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आज के एब्सेंस में रोल मॉडल बच्चों के लिए खत्म हो गया है। अगर पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी वाकई बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो जिसमें बच्चा लर्निंग प्रोसेस में रहता है, स्कूल जा रहा है, किसी भी समय कुछ नहीं, पूजा घर में या जहां पर भी उनका रिलीजियस डे है, बच्चे को लेके बैठे, 2 सेकंड के लिए बच्चे को लेके हाथ जोड़ के भगवान का प्रणाम करे। बच्चे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा माँ को रोल मॉडल या बाप को रोल मॉडल या दादी नानी को रोल मॉडल समझ के वो काम वो करने लगेगा। वहीं से जड़, वहीं से सीड पड़ती है। फिर आप धीरे धीरे उस बच्चे को सिखाना शुरू करिए, जो भी पार्ट है। पर अगर आप बच्चे को मोबाइल देके खुद दूसरी जगह काम करें, तो रोल मॉडल तो वो मोबाइल बन गया। इसीलिए अगर हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी, द चाइल्ड लर्न स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम द वेरी पेरेंट्स, फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। अगर वो देखता है कि पेरेंट्स पूजा कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए भी भगवान के सामने बैठ रहे हैं, बच्चा वहां से सीखेगा। बिल्कुल। इस पर मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ जी पर्सनल बिल्कुल। एक्सपीरियंस तौर पर। जी बिल्कुल। तो जब हम छोटे थे तो मेरे छोटे चाचा भजन चला देते थे,
या कोई मंत्र चला देते थे, कोई गाने के बजाय सुबह सुबह के टाइम पे कोई भजन या कोई मंत्र चला देते थे। तो पहले तो हमें लगता था ये क्या बजा रहे, क्यों बजा रहे हैं। पर धीरे धीरे हम बड़े हुए और वो हमारी लाइक इट गॉट इंटीग्रेटेड विद अस, वो हमारे साथ चला और हम और वो आज तक हमारे साथ है। मैं खुद एक योगिक प्रैक्टिशनर हूँ, आई प्रैक्टिस योगा। तो मैं डॉक्टर अनिल से बहुत सहमत हूँ जब उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे अचीव करते हैं और योगा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हमें इंडियन कॉन्सेप्ट या इंडियन फिलोसफी की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। ऑल्सो मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें होती है। रिलीजन जो है ना वो सोशल कॉन्सेप्ट है, वो हमने ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए बना रखा था कि ठीक है ये लोग ये कुछ है 5-6 लोगों का समूह, ये एक दूसरे को समझता है, तो इनका एक रिलीजन, इनका एक रिलीजन ऐसे। पर स्पिरिचुअलिटी उससे ऊपर है, वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, वो नेचर को लेकर कॉन्सेप्ट है कि आप अपने नेचर को कैसे समझते हो। एक एक और छोटा सा उदाहरण, जब भी आपके एटमोस्फेयर में, आपके वातावरण में कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी डेवलपमेंट आती है, तो आप देखोगे आपके बाल ऊपर को होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है। आप अपने बालों को कंघी करेंगे तो कंघी पर चिपकेंगे आपके बाल। तो यहाँ से चेंज आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है आपके वातावरण में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चेंज हो रही है। तो यही होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है बेसिकली। फिर मोरालिटी पर भी डॉक्टर अनिल ने बोला था, मैं उस पर भी ऐड करना चाहती हूँ। पियाजी की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की। तो उन्होंने दो चीजें दी थी, ऑटोनॉमस मोरालिटी और हेट्रोनॉमस मोरालिटी। तो आपको पता है हमारी जनरेशन अब ऐसे डिवाइड हो रखी है, जेनजी, मिलेनियल्स और ऐसे ऐसे करके। तो जेनजी से पहले जितनी भी जनरेशन्स थी वो एब्सोल्यूट मोरालिटी पर जाती थी, मतलब कि ये सही है ये गलत है, ऐसा होगा ऐसे नहीं होगा। पर अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, कल्चर्स एक्सचेंज हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी भी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जा रहा है। जो शायद आपके लिए सही हो या नहीं हो, और जो आप शायद आपके लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए गलत हो सकता है। तो अब की जो जनरेशन है, जो जेन जी है जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मोरालिटी बहुत ज्यादा थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी में एक तरीके से रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है हमारी हमारा जो इंडिया है बेसिकली वो एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, कल्चरल रेवोल्यूशन। दूसरी चीज शोभरा मैम ने बोला था साइकोटिक और साइकोपैथिक के बीच में डिफरेंस, इसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। साइकोटिक जो होता है वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका टच ऑफ रियलिटी हट रखा होता है। आप स्किज़ोफ्रेनिक जो डिसऑर्डर है या फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, ये सब आपके साइकोटिक के अंडर आ जाएंगे। साइकोपैथिक इज मोर ऑफ अ पर्सनालिटी ट्रेट, तो आपके पर्सनालिटी में आ जाता है और ये आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन में होता है। धीरे धीरे अब एक और नया टर्म है सोशियोपैथिक। तो अब डिफरेंसेस आते हैं साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक के बीच में, ज्यादातर आप देखोगे। तो साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक का डिफरेंस ये होता है कि जो साइकोपैथिक होते हैं इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, पर सोशियोपैथिक का इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर आपको टेड बंडी का केस स्टडी पता होगा, तो टेड बंडी साइकोपैथिक के अंडर आता है, और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट है, वो जनरली सोशियोपैथिक के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका जो वो टेंडेंसी टू कॉज रेकस या फिर एंटी सोशल बिहेवियर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से री हो रखा है। और साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक दोनों के दोनों एक बड़े स्पेक्ट्रम में आते हैं जो एंटी सोशल डिसऑर्डर्स के अंडर आते हैं। तो हाँ, बस ये कुछ चीजें जो मैं ऐड करना चाहती थी। और जहां तक मेरा दूसरा सवाल था चाइल्ड के ऊपर, वो मैडम सान्याल ने उसको बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से शुरू की डेवलपमेंट से कैसे बच्चा का डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाता है। पर तीसरे क्वेश्चन पे कोई कुछ नहीं बोला है। पर मुझे जो लगता है कि हम इतनी स्पिरिचुअल और उस पे बात करते हैं, तो अगर हम छोटे बच्चे को सिर्फ 5 मिनट बैठ के उसको ओम का उच्चारण करवा दें या प्राणायाम से शुरू करें, तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। मतलब अभी हम उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर मेरा ये कहना है कि उसको थोड़ा थोड़ा प्राणायाम की तरफ भी लेके जाएं और उसको मंत्र का उच्चारण कराएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा।